हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th। आज आपका टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। कल मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल, जो कि सेल पर निर्भर था, नर समीकरण पर निर्भर था, और भी न्यूमेरिकल आपको हम बताएंगे। लेकिन आज आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विभिन्न धातुओं के उनके मानक अपचयन विभव के मान की गणना किया गया है। विभिन्न धातुओं के मानक अपचयन विभव के मान की गणना करके श्रेणी क्रम में रखा गया है। अर्थात विभिन्न धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान ज्ञात करके क्रम से बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे कुछ धातुओं के हम मानक अपचयन विभव यानी मानक अपचयन विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं। देखिए, लिथियम का मानक अपचयन विभव है -3.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेशियम का है, पोटेशियम का मानक अपचयन विभव देखो, पोटेशियम का मानक अपचयन विभव का मान है -2.92। कैल्शियम का होता है -2.87। सोडियम का होता है, सोडियम का मानक अपचयन विभव का मान -2.71। मैग्नीशियम का है -2.37। एल्युमिनियम का मानक अपचयन विभव का मान होता है -1.66। जिंक का मानक अपचयन विभव -0.76। इसी प्रकार क्रोमियम का मानक अपचयन विभव का मान है -0.74। आयरन का मानक अपचयन विभव या Fe+2 का मानक अपचयन विभव है -0.44। आइए हम दूसरी श्रेणी बना देते हैं। इसके नीचे Fe के नीचे जो रखेंगे, Fe के नीचे जो रहेगा वो आपका है कैडमियम का मानक अपचयन विभव का मान है -0.40। देखो, आयरन और कैडमियम का इंपॉर्टेंट होता है, न्यूमेरिकल में भी ये काम लगेगा। तो निकेल का मानक अपचयन विभव का मान है -0.25। इसी प्रकार हाइड्रोजन का है मानक अपचयन विभव 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन के नीचे जो भी मान रखा जाएगा उसका मान पॉजिटिव में रहेगा। जैसे Cu+2 है, इसका मान है +0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मरकरी Hg है, Hg का मानक अपचयन विभव का मान है +0.80। और प्लेटिनम का है Pg+2 का मानक अपचयन विभव का मान दिया है +1.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और Au+2 का मानक अपचयन विभव का मान है +1.5। ये हैं कुछ धातुओं के मानक अपचयन विभव के मान जो बढ़ते क्रम में रखे गए हैं। इसी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी विभिन्न धातुओं के मानक अपचयन विभव के मान को क्रम से बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी बनती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इन विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण हैं क्या है? देखिए, ऊपर से नीचे तीर लगाते हैं, यही तीर ऐसे चला जाएगा यहाँ। अब इसमें क्या है, ध्यान, किसी भी विद्युत रासायनिक श्रेणी लक्षण, किसी भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ता है, अपचायक क्षमता बढ़ता है। ध्यान देंगे, अपचायक क्षमता, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी।
अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता क्या होता, बढ़ता, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता। एक मिनट, विद्युत रासायनिक श्रेणी, अच्छा धन विद्युतीय लक्षण, जी हाँ, आक्सीकारक क्षमता बढ़ता है और अपचायक क्षमता घटता है। अपचायक क्षमता का क्या है, घटता का, अपचायक क्षमता घटता है। देखो ये जो तीर लगा है, ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटता है। थोड़ा सा दिमाग से हम इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति का निर्भर जो है ऊपर से नीचे कर दिए, इसलिए गलती हो गई। यहाँ अपचायक क्षमता क्या है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, लिथियम, उससे कम पोटेशियम त्यागेगा, उससे कम कैडमियम त्यागेगा, उससे कम सोडियम, फिर मैग्नीशियम। माने ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति जब घटेगी, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, आक्सीकारक क्षमता। तो आक्सीकारक बढ़ गया ना, और औपचायक क्या हो गया, घट गया। और औपचायक क्षमता घटा, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति घटती है। तो इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है, जैसा कि लेक्चर में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, देखिए रहे। तो अपचायक क्षमता, आप लोग ये गलती मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये लिथियम है, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा वह सबसे अधिक धन विद्युतीय तत्व होगा। यानी लिथियम ज्यादा धन विद्युतीय तत्व है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा त्यागेगा, यानी अपचायक क्षमता ज्यादा है। तो ये तीन कंडीशन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी से त्यागेगा, धन विद्युतीय लक्षण उसका अधिक होगा। धन विद्युतीय लक्षण अधिक होगा तो अपचायक क्षमता बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घट रहा है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है, यानी धन विद्युतीय लक्षण घट रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ किसी भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सक्रियता घटती जाती है। यानी कि अपचायक क्षमता घटने के साथ या धन विद्युतीय लक्षण घटने के साथ, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति घटने के साथ इसकी सक्रियता भी घटती जाती है। यानी किसी भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता घटती जाती है। ये सब पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, एक बार लेक्चर सुन लेंगे, उसके बाद कॉपी में आप नोट कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब ध्यान देंगे इसका अनुप्रयोग क्या है। इसका अनुप्रयोग क्या है, देखिए। नंबर 1, हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन के नीचे अब जैसे कोई अम्ल हो और अम्ल में यदि हाइड्रोजन के नीचे कोई तत्व आप क्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। लेकिन यदि हाइड्रोजन के ऊपर कोई तत्व है और अम्ल से क्रिया कराते हो तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। ये क्वेश्चन बनता है, क्या कारण है सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से जिंक की क्रिया कराने पर जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी H2SO4 से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। इसका कारण जरा समझिएगा, ध्यान दीजिए। इसे हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ये दिया है H2SO4 और इसकी क्रिया आप यदि जिंक से कराते हो तो बना लेगा ZnSO4 और प्लस क्या H2, यानी ये हाइड्रोजन को क्या किया, विस्थापित किया। क्यों, क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव जिंक से क्या है, ज्यादा है। तो जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, इसका मानक अपचयन विभव माइनस में -0.76 -0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो ये क्या करता है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा।
लेकिन यदि कॉपर की क्रिया कराया जाए किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन हो जाएगा, यानी यह विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अपचयन विभव हाइड्रोजन का क्या है, कम है, और कॉपर का प्लस 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो कॉपर की सक्रियता हाइड्रोजन से क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। तो यानी विस्थापन अभिक्रिया के निर्धारण में विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रमुख उपयोग है। आएगा समझ में। धन तथा ऋण विद्युती, धन विद्युती तथा ऋण विद्युती लक्षण के निर्धारण में दूसरा अनुप्रयोग है। जैसे आपसे कोई कह दे कि जिंक धन विद्युती है कि कॉपर, तो जिंक धन विद्युती ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जिंक का मानक अपचयन विभव कम है और कॉपर का ज्यादा है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा उसका धन विद्युती लक्षण कम होगा। क्लियर? अब नंबर आता है अगला उनका, ध्यान दीजिए, सक्रियता के निर्धारण। किसके निर्धारण में? सक्रियता। तो सक्रियता का निर्धारण वही हुआ जो आपको हमने बताया कि जिंक और कॉपर में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, जिंक है, क्योंकि उसका मानक अपचयन विभव कम है। तो धन विद्युती लक्षण घटेगा तो सक्रियता क्या होगी, घटेगी। तो मानक अपचयन विभव का मान बढ़ा तो सक्रियता या फिर धन विद्युती लक्षण घट जाएगा। अब हम आते हैं धातुओं के संक्षारण। ध्यान दीजिए, संक्षारण, संक्षारण क्या है, कैरोजन। ध्यान, कैरोजन क्या है, देखो, किसी भी धातु का नमी तथा वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होने की क्रिया को हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना संक्षारण का प्रमुख उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना संक्षारण का क्या है, प्रमुख उदाहरण है। जैसे मान लीजिए ये आयरन की मोटी रॉड है, ये आयरन है, लोहा है। एक समय ऐसा आता है धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे रॉड पतला होता जाता है, जिसे हम कहते हैं संक्षारण। तो लोहे पर संक्षारण की क्रिया गैल्वेनिक बनने के कारण होता है। गैल्वेनिक बनता कैसे है, जरा देखिए। जब किसी भी रॉड को नमी और वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो यह नमी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ये नमी को क्या किया, अवशोषित कर लिया। ऐसे ये नमी को अवशोषित कर लिया। ये आपका क्या है, या फ्री है, या फ्री है, और ये क्या है, H2O है। ये क्या है, H2O। तो जैसे ही H2O को अवशोषित करता है तो H2O में विशेष प्रकार की अशुद्धि भी होती है। H2O में क्या अशुद्धि भी है, और ये आपका आयरन या फ्री है, तो यह फ्री क्या करता है, और H2O की जो अशुद्धि है दोनों गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं। तो यह फ्री एनोड का कार्य करता है, या फिर किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। क्लियर? या फिर किसका कार्य करता है, एनोड का। और H2O की अशुद्धि जो होती है ये करता है कैथोड का कार्य। किसका कार्य करता है, कैथोड का। कैसे, जरा देखिए। Fe जो है, Fe का ऑक्सीकरण होता है Fe-2 में। तो ऑक्सीकरण किस पर होता है, एनोड पर, एनोड हो गया। और H2O ये हो गया क्या, अपचयन हो गया। देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ कितना +1, तो ये हो गया अपचयन। अपचयन कहाँ पर होता है, कैथोड पर। तो इस प्रकार संक्षारण की क्रिया लोहे और H2O के मध्य गैल्वेनिक सेल बनने के कारण होता है। Fe एनोड का कार्य करता है जिसका ऑक्सीकरण Fe-2 में होता है, तथा जल का हाइड्रोजन में अपचयन होता है जो कैथोड का कार्य करता है। अब ध्यान दें, अब क्या होता है कि Fe जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, फेरिक ऑक्साइड में। ध्यान दें, Fe देखो, ये जो फेरस आयन है ना, ये फेरस आयन है, Fe-2, ये कौन सा आयन है, फेरस आयन। तो Fe-2 हाइड्रोक्साइड आयन से क्या करता है, क्रिया करके बनाता है FeOH का होल्ड ट्वाइस। यह है फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक।
अब फेरस हाइड्रोक्साइड क्या करता है, FeOH का होल ट्वाइस, यह वायु के साथ, किसके साथ, वायु के साथ O2 के साथ किसमें कन्वर्ट हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड में। किसमें चेंज हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड में। क्लियर। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड या FeOH का होल थ्राइस जल के मॉलिक्यूल से क्रिया कर लेगा और बना लेता है FeOH का होल थ्राइस इनटू H2O, जिसे हम कहते हैं, जिसे जंग कहते हैं, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। यहां आपका रहेगा, ध्यान दीजिए, यह ऐसे देखो, ये रिएक्शन थोड़ा सा ऐसे, ये Fe2O3 इंटू H2O में चेंज होता है, जिसे हम कहते हैं जंग, जो लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, भूरे रंग। ठीक, तो ये है संक्षारण की क्रिया। अब ये जंग धीरे धीरे क्या होता है, लोहे पर बनता जाता है और लोहा हमारा धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो इसको एक बार पुनः समझें, सुन लें। कैरोजन क्या है, किसी भी धातु का वायु और नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होने की क्रिया हम संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना संक्षारण का प्रमुख उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया गैल्वेनिक सेल बनने के कारण होता है। जैसे लोहा है, लोहे पर H2O की अशुद्धि आकर जमा होती है, जिसमें लोहा एनोड और H2O की अशुद्धि कैथोड का कार्य करता है, जिसमें आयरन फेरस आयन में चेंज हो जाता है तो Fe2 बनाता है। और जल जो होता है, जल का कैथोड पर अपचयन होता है, पुनः फेरस आयन हाइड्रोक्साइड आयन से फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है और फेरस हाइड्रोक्साइड वायु के साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड में चेंज होता है या फिर FeOH का होल थ्राइस में चेंज हो जाता है, जो कुछ देर बाद फेरिक हाइड्रोक्साइड बदल जाता है। ध्यान देंगे, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जो एक प्रकार का जंग होता है, जिसे हम लाल भूरे रंग का पदार्थ भी कहते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे सेल पर जमा होकर के और क्षण को क्या करता है, विनाश कर देता है। इसे हम कहते हैं संक्षारण। संक्षारण से बचने के क्या उपाय हैं, संक्षारण से बचने के क्या उपाय हैं, यानी संक्षारण को रोकने के क्या उपाय हैं। नंबर 1, मेटल पर ग्रीस या तेल लगा दो। नंबर 2, मेटल को पेंट कर दो। नंबर 3, उससे कम सक्रिय धातु का विद्युत लेपन करा दो। उससे कम सक्रिय धातु का क्या करा दो, विद्युत लेपन। जैसे आयरन है, गोल्ड है, आयरन पर हम गोल्ड की पॉलिश चढ़ा सकते हैं, लेकिन गोल्ड पर आयरन की पॉलिश नहीं चढ़ा सकते हैं। गोल्ड जो होता है उसका मानक अपचयन विभव +1.50 है और आयरन का कितना है, -0.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयरन का मानक अपचयन विभव कम है तो सक्रियता ज़्यादा होगा, गोल्ड की सक्रियता कम है क्योंकि मानक अपचयन विभव गोल्ड से ज़्यादा है। तो कम सक्रिय धातु का उस पर विद्युत लेपन कर दिया जाता है तो संक्षारण से बचा जा सकता है। आई बात समझ में। आजकल जितने भी आर्टिफिशियल आभूषण आते हैं सब इसी बेस पे आधारित होते हैं। तो अब हम आपको कल बताएंगे विद्युत अपघटन, फैराडे नियम, कुछ न्यूमेरिकल